Hi friends, so welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our BRBL, that is Banking Law and Business Law, unit number 2, that is based on control over organization of bank. तो आज हम लोग कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के यूनिट का दोस्तों हमारा जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा कि हम लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है चीज़ों को समझने का। तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। सबसे पहले हम लोग लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी को समझेंगे। इसके अंदर आरबीआई लाइसेंसिंग पॉलिसी यूनिवर्सल बैंक के लिए क्या है और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए क्या है, इसे भी समझेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स को समझेंगे। शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज कैसे होता है ये समझेंगे। सब्सिडरीज ऑफ बैंकिंग कंपनीज को समझेंगे। और दोस्तों उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समझेंगे। आज के यूनिट में हम लोग 4 चीज़ को समझेंगे। लाइसेंसिंग कैसे होता है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैसा है, शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनी कैसे है, सब्सिडीज कैसे है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेयरमैन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। लेसन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने CIB मेड सिंपल के प्लान के बारे में बताना चाहता हूं। बेसिकली ये एक पेड कोर्स प्रोग्राम है। यदि आपको समय कम है क्योंकि 1 जून में परीक्षा होगा आपका, और ये जो पेड प्लान है तब तक आपके पास रहेगा जब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर लें। इसका वैलिडिटी पीरियड कुछ ऐसा है नहीं और आपको बुक की कोई आवश्यकता ही नहीं है यदि आप इस पेड प्लान में इनरोल होंगे तो, क्योंकि मैं सारा का सारा कंटेंट आपके बुक से ही बना रहा हूँ। जो मेन पॉइंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ, MCQs कवर कर रहा हूँ। आपको यूनिट वाइज थ्योरी, MCQ सब कुछ मिलेगा। आपको पास कुल मिलाकर 3 से 3.5 महीने का समय है और आपके पास 5 सब्जेक्ट है जो कि कवर करना है। हम लोग AVM, BFM, BRBL, AVFM और इलेक्टिव पेपर HRM कवर कर रहे हैं। आपको यूनिट वाइज वीडियो थ्योरी वीडियो, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोस मिलेगा। कॉस्ट है दोस्तों ₹799 फॉर वीडियोस प्लस PDF और इलेक्टिव पेपर का कॉस्ट है ₹449 और PDF का कॉस्ट है ₹299। और यदि आप सारे सब्जेक्ट के कंटेंट को एक साथ परचेज करेंगे तो 20% ऑफ है। तो दोस्तों डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर शो किया गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को। सो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू हैंडलिंग ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ बिजनेस। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों लाइसेंसिंग ऑफ बिजनेस, और इसके अंदर आरबीआई का लाइसेंसिंग पॉलिसी यूनिवर्सल बैंक के लिए क्या है ये सभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसके अंदर रेगुलेशन है किसके रिगार्डिंग, कि बैंकिंग कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है एंट्री पॉइंट पे लाइसेंसिंग की तरह। लाइसेंसिंग के रूप में रिस्ट्रिक्शन है, परमिशन फॉर ओपनिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ ब्रांच इसके रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, फिर पेड अप कैपिटल के रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, शेयर होल्डर राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी के उस पर रिस्ट्रिक्शन है। तो ये हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम आरबीआई। तो दोस्तों जब कोई भारत में जो बैंकिंग बिजनेस है तो एक कंपनी को लाइसेंस चाहिए होता है। किसे लाइसेंस चाहिए होता है? आरबीआई से लाइसेंस चाहिए होता है। ये कहाँ मेंशन है? तो सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेंशन है। ठीक है। तो दोस्तों जब ये एक्ट 1949 में आया था, BRA एक्ट 1949 में आया था, तो दोस्तों उस वक्त बैंकिंग कंपनीज जो है उनको अप्लाई करना पड़ता था दोस्तों किस चीज़ के लिए? लाइसेंस विद इन 6 मंथ। मतलब जैसे कमेंस किए, जैसे मान लीजिए बिजनेस जो है जनवरी में कमेंस किए तो 6 महीना के अंतर्गत उनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है। कब? जब 1949 में बैंकिंग कंपनीज आया। लेकिन ऐसे बैंकिंग कंपनीज को बिजनेस कंटिन्यू करने का गया जब तक उनका एप्लीकेशन आरबीआई ने रिजेक्ट नहीं कर दिया। ठीक है। तो ऐसे ये जो अपना बैंकिंग कंपनीज जो अपना बिजनेस स्टार्ट किए 6 महीना के अंदर उन्हें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता था। और यदि बिजनेस बैंकिंग कंपनी उसको परमिशन मिल गया बिजनेस के करने का, तो जब तक उनका एप्लीकेशन लाइसेंस का रिजेक्ट नहीं होगा तब तक वो बिजनेस कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंस का ये इसलिए डाला गया था ताकि ये इंश्योर कर सकें केवल वही बैंक कंटिन्यू करेंगे जो कि स्टैब्लिश है और ऑपरेट कर रहे हैं साउंड लाइन पे, और इनडिस्क्रिमिनेट फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए लाइसेंसिंग को डाला गया। अब क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये तरीका है पढ़ने का। आप ये कंसेप्ट समझा, अब आप क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन, अ बैंकिंग कंपनी रिक्वायर डैश फ्रॉम डैश टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऑप्शन ए है रजिस्ट्रेशन आरबीआई 23, ऑप्शन बी है दोस्तों लाइसेंस आरबीआई 22, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 24, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 24। तो दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, किसी भी बैंकिंग कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किससे रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो बैंकिंग बिजनेस कर सके। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो यहाँ तो सेक्शन 22 में लिखा हुआ है, राइट। और लाइसेंस किसे लेना होता है? आरबीआई से लेना पड़ता है। ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंस लेना होता है, आरबीआई से लेना होता है और सेक्शन 22 में लिखा गया है। सो दिस इज द परफेक्ट वे। आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये जो मैंने पढ़ा है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको इस नोट्स में वही चीज़ प्रोवाइड करूँगा दोस्तों जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक का डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, रिजर्व जो लाइसेंस आरबीआई ग्रांट करती है उसमें कुछ कंडीशन होता है जहाँ पे आरबीआई को लगता है कि ये फिट है, तो आरबीआई के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो ग्रांट करे या रिफ्यूज करे लाइसेंस को, जब भी एज एंड व्हेन सच डिसीजन इज बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल। तो जब भी चाहे आरबीआई जो है रिफ्यूज कर सकती है, ग्रांट कर सकती है लाइसेंस को, ठीक है, लेकिन उसको डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकती। अब दोस्तों यहाँ पे एक नया सेक्शन है, सेक्शन, अब दोस्तों एक पॉइंट को और समझिए कि द डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्साइड। तो ये वेल सेटल्ड है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। मान लीजिए आरबीआई ने कोई डिसीजन लिया और वहाँ पे कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है उसको बिलीव करने का, तो वहाँ कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। तो ये देखा गया था दोस्तों सजन बैंक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरबीआई के बीच में जो हुआ था, उसी में देखा गया था। अब दोस्तों आरबीआई जो है उसको ये जब भी लाइसेंस देती है उससे पहले दोस्तों उसको सेटिस्फाई होना पड़ता है बुक के इंस्पेक्शन से। कंपनी का जो बुक होगा ना उसको इंस्पेक्ट करेगी, राइट, और उसको फुलफिल करना पड़ेगा कि कंपनी जो है उस पोजीशन में है कि वो अपने डिपॉजिटर को पे कर पाएगी। वो बुक से पता करेगी कंपनी के पास एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर है या नहीं है, कंपनी का जो अफेयर है, ठीक है, वो जो है कोई भी ऐसा वो ऐसा कोई अफेयर नहीं है जो कि डेट्रीमेंटल हो, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व बाय द ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑफ द, यदि हम मान लीजिए कि आरबीआई को इस बात को इंश्योर करती है कि यदि इस पार्टिकुलर कंपनी को लाइसेंस दे दिया गया तो पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर किया जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 11 आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जो कि स्पेसिफाई करता है मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम कैपिटल और रिजर्व रिक्वायरमेंट किसी बैंकिंग कंपनी का किस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में लिखा हुआ है। और आरबीआई चाहे तो हायर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल भी स्टिपुलेट कर सकती है, लेकिन लाइसेंस देने से पहले। तो सेक्शन 11 में भी जो मिनिमम कैपिटल लिखा हुआ है उससे ज़्यादा आरबीआई चाहे तो स्टिपुलेट कर सकती है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेन बैंक की लाइसेंसिंग की। तो देखते हैं दोस्तों फॉरेन बैंक की लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग क्या क्या नियम है। तो दोस्तों फॉरेन बैंक जो भी आरबीआई के लिए अप्लाई करते हैं लाइसेंसिंग के लिए, उनको सेटअप करना पड़ता है WOS। WOS क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, या कह सकते हैं ब्रांच इन इंडिया। उसको कुछ आरबीआई को रेगुलेशन सेटिस्फाई करना पड़ता है कि दे आर सब्जेक्ट टू एडिक्वेट प्रूडेंशियल सुपरविजन इन देयर होम कंट्री। यानी जो फॉरेन बैंक अपना होम कंट्री है वहाँ पे उनके पास एडिक्वेट प्रूडेंशियल सुपरविजन है, इस बात को आरबीआई को इंश्योर करना पड़ता है, ठीक है। अब WOS का फुल फॉर्म आप जान लीजिए। WOS का फुल फॉर्म होता है होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी। तो होली ऑन सब्सिडरी या ब्रांचेज इन इंडिया का जो सेटिंग अप होगा उसमें होम कंट्री के रेगुलेटर का अप्रूवल होगा। जैसे मान लीजिए कि आप यूएसए का कोई पार्टिकुलर फॉरेन बैंक है, तो वहाँ यूएसए का जो होम कंट्री रेगुलेटर है वो अप्रूव देगी कि हाँ इस इंडिया में जाके आप होली ऑन सब्सिडरी को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखने पड़ते हैं इससे पहले कि आप आरबीआई ऐसे फॉरेन बैंक को लाइसेंस दे। पहला है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री, यानी उस पार्टिकुलर कंट्री और भारत में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, वो फॉरेन बैंक कितना साउंड है, ऑनरशिप पैटर्न क्या है फॉरेन बैंक का, ठीक है, ये सभी चीज़ देखना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद इंटरनेशनल एंड होम कंट्री रैंकिंग ऑफ द फॉरेन बैंक, इंटरनेशनल प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन बैंक, कहाँ कहाँ और प्रेजेंट है वो फॉरेन बैंक। उसके बाद दोस्तों ये सभी चीज़ देखती हैं, फिर रेटिंग देखती है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी उसका क्या रेटिंग दे रखी है। सो ऑल दिस थिंग आर सीन एंड देन आफ्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड टू फॉरेन बैंक। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिवर्सल बैंक की। तो यूनिवर्सल बैंक को आरबीआई के लिए गाइडलाइन दिया गया है, ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। तो आरबीआई क्या क्या देखती है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, शेयर होल्डिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, तब जाके यूनिवर्सल बैंक को आरबीआई लाइसेंस देती है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की लाइसेंसिंग के लिए भी सेम नियम है। अब बात करते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो दे आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब दोस्तों ये जो हमारे पब्लिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है इनको सेक्शन 22 के अंदर लाइसेंस किया जाएगा, बीआरए के सेक्शन 22 के अंदर, और गवर्न किया जाता है प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन नेशन मैनेजमेंट एक्ट 1999, और एक और है दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 और ट्रेड इन्फॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005। तो ये सभी गवर्निंग एक्ट हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि आप मान लीजिए कि कैंसिलेशन करवाना है लाइसेंस का, तो फिर क्या करेंगे। तो आरबीआई के पास पावर है कि वो किसी बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है,
ठीक है। जो कि सब सेक्शन 4 ये जो पावर है सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 से डिराइव है। तो आरबीआई लाइसेंस को कैंसिल करेगी कि किस कंडीशन में। तो पहला कंडीशन ये है कि वो पार्टिकुलर कंपनी जो है अपने बैंकिंग बिजनेस को भारत में नहीं कर पा रही है, राइट, सीरियस टू वो करना बंद कर दी। दूसरा कंडीशन ये है कि कंपनी किसी भी समय किसी भी कंडीशन जो कि इस पर इम्पोज है उससे कंप्लाई नहीं कर रही है तो भी आरबीआई को लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों कि तो ये मेन दो कंडीशन है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस आरबीआई कैन नॉट कैंसिल द लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी, नहीं कैंसिल कर सकती है, ये पूछ रहा है। अभी मैंने जो आपको कंडीशन बताया वो कैंसिल करने का बताया। पहला, द बैंकिंग कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट बिजनेस, ये भी सही है। अभी मैंने देखा है कि बैंकिंग कंपनी यदि बैंकिंग कंपनी अपना बिजनेस करना बंद कर दे तो वहाँ पे तो आरबीआई को लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ये तो करेक्ट है। उसके बाद द बैंकिंग कंपनी इज अनेबल टू पे डिपोजिटर इन फुल, यानी अपने डिपोजिटर को पैसा पूरा नहीं दे पा रही है, तो चलिए इसमें भी कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों सी कर रहा है कि द बैंकिंग कंपनी है चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, हाँ ऑफिस चेंज कर सकती है, वहाँ पे आरबीआई को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राइट। तो ए और बी वैसा कंडीशन है जिसमें आरबीआई जो है लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। उसके बाद दोस्तों जब लाइसेंस कैंसिल होगा फिर क्या नियम है वो सुनिए। देखिए बुक में बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको केवल वही पॉइंट समझा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आप इस तरह के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ एग्जाम मटेरियल, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। And also, if you want to such type of videos where each and every concept has been explained, you only have to listen to this video multiple time. You will get access to this video multiple time. Also, you can WhatsApp me on the same number. The number is provided in the description section. तो दोस्तों जब भी कैंसिलेशन होगा लाइसेंस आरबीआई के द्वारा तो बैंकिंग कंपनी एक अपील भी कर सकती है। मान लीजिए आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो बैंकिंग कंपनी चाहे तो वो अपील कर सकती है। किसे अपील करेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगी। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि एग्रीव्ड है आरबीआई के डिसीजन से कि आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो उसको 30 दिन का समय मिलता है जिस दिन से ऐसा डिसीजन उसे कम्युनिकेट हुआ है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगी। तो याद रखिएगा ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ अ कंपनी इज कैंसिल्ड द अपील कैन बी मेड टू डैश विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिजेक्टिंग द कैंसिलेशन। मान लीजिए किसी कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया तो अपील किसे करेगी, कितने दिनों में करेगी? तो ऑप्शन को जरा देखिए, हाई कोर्ट को करेगी 30 दिन में, सुप्रीम कोर्ट को करेगी 30 दिन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी 30 दिन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी 60 दिन में। तो दोस्तों हमने अभी देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन से इसका रिजेक्शन आया है उसके 30 दिन के अंतर्गत इसको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ के सामने अपील करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, ठीक है, वो प्रिफर किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, इफ अ बैंकिंग लाइसेंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज रिजेक्टेड। यदि मान लीजिए किसी बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इट कैन कैरी द बैंकिंग बिजनेस विद स्पेशल परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये जो है बैंकिंग बिजनेस कर सकती है लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। बी कर रहा है इट कैन कैरी द बिजनेस एज मनी लेंडर, यानी मनी लेंडर के रूप में काम कर सकती है। सी कर रहा है कि इट कैन कैरी द बैंकिंग बिजनेस इन वन स्टेट विद परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये बैंकिंग बिजनेस कैरी कर सकती है किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से। और डी कर रहा है कि इट कैन कैरी, ये बैंकिंग बिजनेस कैरी कर सकती है फॉर नॉट मोर देन 5 ईयर। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है कि ये बैंकिंग बिजनेस कैरी नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन ये मनी लेंडर या अदर बिजनेस कैरी कर सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है कि इट कैन कैरी द बिजनेस एज अ मनी लेंडर, लेकिन बैंकिंग बिजनेस ये कैरी नहीं कर सकती है, राइट, प्लीज रिमेंबर। ओके, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस। तो मान लीजिए कि प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ ओपन करना है, उसका अप्रूवल कौन देगा? तो देखिए ये दोस्तों सेक्शन 23 में डिफाइंड है। तो फ्रेंड्स दिस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो प्लीज सी अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। सो वेयर प्लेस ऑफ बिजनेस हैज बीन अप्रूवल। तो देखिए दोस्तों सेक्शन 23 में क्या कहा गया है कि विदाउट ओपनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक, बिना रिजर्व बैंक का प्रायर परमिशन लिए कोई भी बैंकिंग कंपनी एक नया प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं खोल सकती, चाहे इंडिया में हो या किसी भी सिटीज़ में हो, किसी टाउन में हो, किसी विलेज में हो। नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया शैल ओपन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। बिना आरबीआई का परमिशन लिए भारत से बाहर कोई भी बैंकिंग कंपनी अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं खोल सकती, ठीक है। हाँ, विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज इन एनी कंट्री और एनी आउटसाइड इंडिया, द लोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन दैट कंट्री और एरिया।
अब देखिए क्या है, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके सामने, यदि बैंक को शिफ्ट करना है अपना ब्रांच किस एरिया में, इट रिक्वायर्स आरबीआई परमिशन। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज। तो याद रखिएगा सेम डिस्ट्रिक्ट में यदि ब्रांच आउटसाइड द सेम सिटी होगा, सेम टाउन होगा या सेम विलेज होगा तो यहाँ पे आरबीआई की परमिशन नहीं है। हाँ लेकिन दूसरे कंट्री में करना है तो फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम सिटी में चलेगा तो आंसर होगा ए। तो देखिए सेम डिस्ट्रिक्ट में करना है तो चलेगा, सिटी, टाउन, विलेज, तो उस केस में आपको आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही यहाँ समझाया गया है दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा है ना कि सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज, तो वहाँ अदरवाइज लिखा, अदरवाइज मतलब क्या हुआ, ये सब एक्सेप्शन है, ये सभी में एक्सेप्शन है। यदि सेम सिटी में करना है, सेम टाउन में करना है, सेम विलेज में करना है शिफ्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नया बिजनेस करना है इंडिया में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी दूसरे स्टेट में, वहाँ पे आरबीआई की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। या किसी विदेश में करना है तो वहाँ भी आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन भी करवाते चल रहा हूँ, आपको बताते चल रहा हूँ कि आपके साथ जो मैं कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो पहली बात तो ये चैप्टर ही 30 पेजेस में कवर्ड है, आपको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी पर्पज से मैं इस वीडियो को लाया हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि आप यदि इतना ये कंसेप्ट इतना पढ़ें, आपने यदि इतना पढ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा तो उसका क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है वो मैं अगले पेज में आपको बताता हूँ। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है इसी तरह प्रिपेयर किया जाता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर सच मटेरियल वेयर कंसेप्ट इज डिस्कस्ड एंड देन एमसीक्यू इज डिस्कस्ड, सो यू कैन अवेल सच टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल। नाउ दोस्तों बात करते हैं कि रीजनल रूरल बैंक के केस में, आरआरबी के केस में क्या है। तो दोस्तों आरआरबी के केस में क्या है कि लाइसेंस जो है आरबीआई देती है, लेकिन यहाँ पे नाबार्ड का परमिशन लेना पड़ता है, इसका रूट किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, राइट। तो आरबीआई केस में ये है। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। क्या है दोस्तों, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। तो दोस्तों हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसका सेक्शन 11 है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एज टू पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ बैंकिंग कंपनी, यानी पेड अप कैपिटल कितना होगा, रिजर्व कितना होगा बैंकिंग कंपनी का, ये कौन बताता है, सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे पेड अप कैपिटल सेक्शन 11 में कहा गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट एज टू पेड अप कैपिटल। तो इसमें क्या है दोस्तों, प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स एनी ऑफिस, सब पे ऑफिस एंड एनी प्लेस एट विच डिपॉजिट आर रिसीव्ड चेक्स, कैश और मनी सेलेंट। मतलब प्लेस का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे डिपॉजिट रिसीव किया जा रहा है, चेक का कैशिंग किया जा रहा है और मनी को दिया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों फॉरेन बैंक के लिए। फॉरेन बैंक के लिए पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व की क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी फॉरेन बैंक जो भी भारत में ऑपरेट कर रहा है उसको डिपॉजिट करना है और रिजर्व बैंक के पास 15 लाख रुपया जमा करना है, यदि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में हो या कलकत्ता में हो, या नहीं तो यदि देखिए और पहले तो 15 लाख जमा करना है और यदि मुंबई कलकत्ता में है तो 20 लाख जमा करना है, समझे। फॉरेन बैंक को कितना आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना है, 15 लाख इन सभी केसेस में, लेकिन यदि इनका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में हो कलकत्ता में हो तो 20 लाख जमा करना है। पहला पॉइंट, ये बात को ध्यान रखेंगे, इससे सवाल पूछा जा सकता है। और जो आप ये सवाल पूछेंगे कि आप कैसे रखें पैसा, तो दोस्तों पैसा या तो आप कैश में रख सकते हैं या कोई अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी में रख सकते हैं या दोनों में रख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है, एन अमाउंट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड थ्रू द ब्रांचेज इन इंडिया एज डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज टू बी डिपॉजिटेड विद आरबीआई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है दोस्तों कि इनका 20% जो प्रॉफिट है एक साल का, ठीक है, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट इनको यहाँ से अपने भारत में हुआ है, ये पैसा जो भी इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डिस्क्लोज करते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट है इस साल का, तो वो उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन दे सकती है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लेकिन इसको आरबीआई का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए मैंने कंसेप्ट समझाया, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द फॉरेन बैंक हैव टू डिपॉजिट %, राइजिंग ऑफ दियर बिजनेस इन इंडिया विद आरबीआई। अभी मैंने आपको बताया ना कि फॉरेन बैंक को कितना % डिपॉजिट करना है अपने बिजनेस का, जो भी उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है एक फाइनेंशियल ईयर में। ऑप्शन ए है 10% ऑफ दियर डिपॉजिट, बी है 20% ऑफ दियर डिपॉजिट, सी है 20% ऑफ दियर प्रॉफिट, डी है 20% ऑफ दियर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ना कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 20% इनको डिपॉजिट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दैट दे हैव टू डिपॉजिट 20% ऑफ दियर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच ईयर। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन बैंक के लिए पेड अप कैपिटल रिजर्व का क्या नियम है, जरा देखते हैं कि भारतीय बैंक के लिए क्या क्या नियम है। तो दोस्तों बैंकिंग कंपनी टू विच प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 डू नॉट अप्लाई द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शैल नॉट बी लेस देन। ध्यान दीजिएगा
यदि किसी प्लेस, यदि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस मोर देन 1 स्टेट में है तो 5 लाख रुपया, और दोस्तों यदि बॉम्बे और कलकत्ता में है तो 10 लाख। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय बैंक का, समझ रहे हैं। यदि कहाँ पे है, किसी एक स्टेट से ज़्यादा है, 1+ स्टेट है, तो 1+ स्टेट है तो 5 लाख RBI को जब डिपॉजिट करना पड़ेगा, और यदि मुंबई कलकत्ता में है तो 10 लाख। उसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए कि स्टेट नन ऑफ इंस्टीट्यूट मुंबई, मान लीजिए कि बॉम्बे या कलकत्ता में नहीं सिचुएटेड है, 1 लाख रुपया, ठीक है, अपने इनके प्लेस ऑफ बिजनेस का, प्लस 10,000 रुपीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ योर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। जहाँ जहाँ इनका बिजनेस होगा, देखिए बॉम्बे कलकत्ता को छोड़ दीजिए, समझिए यहाँ पे पॉइंट को समझिए, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है दोस्तों कि यदि इनका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है किसी एक स्टेट में है, यहाँ तो था 1+ स्टेट, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में, 1+ स्टेट हो 5 लाख दीजिए, ठीक है। मुंबई कलकत्ता में हो 1+ स्टेट हो 10 लाख दीजिए। केवल एक स्टेट में हो, मुंबई कलकत्ता में नहीं हो तो 1 लाख दीजिए। 1 लाख है, 1 लाख कब है, जब आपका एक ही स्टेट में बैंक है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस केवल एक स्टेट में है, और आपको 1 लाख देना पड़ेगा। और यदि एक से ज़्यादा स्टेट में है तो 5 लाख देना पड़ेगा, और मुंबई कलकत्ता में है तो 10 लाख देना पड़ेगा। और दोस्तों मुंबई कलकत्ता में नहीं है और केवल 1 लाख, ये केवल एक ही स्टेट में है, तो 10,000 रुपया देना पड़ेगा जितना जगह ये बिजनेस बढ़ाएंगे तो सेम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और प्लस 25,000 रुपये देना पड़ेगा एल्सवेयर इन स्टेट, कहीं दूसरे स्टेट में है तो। देखिए 1 लाख तो फिक्स है एक स्टेट के अंदर, उसके अलावा 10,000 रुपया यूनिट्स किसी सेम डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए मुंबई को छोड़ दीजिए, भोपाल कोई डिस्ट्रिक्ट, भोपाल का कोई डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों मान लीजिए 4 जगह बिजनेस है, तो 4 को 10,000 से गुणा कर दीजिए, 40,000 रुपया, ठीक है। और दोस्तों यदि मान लीजिए कि भोपाल के अलावा किसी दूसरा इंदौर में इनका बिजनेस है, तो वहाँ पे 25,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि यदि इनका बिजनेस जो है एक स्टेट में हो, ठीक है, जो कि बॉम्बे में हो या कलकत्ता में हो, तो 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, प्लस 25,000 देना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट। ये बॉम्बे कलकत्ता के लिए नियम है, 5 लाख रुपया और प्लस 25,000 रुपया जहाँ भी उनका सिटी ऑफ मुंबई कलकत्ता से बाहर सिचुएटेड है। समझ में आया दोस्तों, ये नियम को समझ लीजिए। एक से ज़्यादा स्टेट में है तो 5 लाख, ठीक है, मुंबई कलकत्ता में है तो 10 लाख, यदि एक ही स्टेट में है तो 1 लाख, और जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ाइएगा सेम डिस्ट्रिक्ट में तो 10,000, और यदि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाइएगा तो 25,000, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल की। इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंक का टॉपिक में। अभी मैं आपको नियम समझा देता हूं दोस्तों, पेड अप कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन द दोस्तों हमारा जो एवीएम का टॉपिक मॉड्यूल डी है उसमें हमने डिस्कशन किया है। तो दोस्तों इसमें देखिए इनका जो ऑथराइज कैपिटल, इनका जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है, वो ऑथराइज कैपिटल का हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, हाँ। और पेड अप कैपिटल सेल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ ए सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब पेड अप कैपिटल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि सब्सक्राइब कैपिटल है 100 करोड़, ठीक है, तो इनका जो पेड अप कैपिटल होगा वो कम से कम 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाफ करिएगा तो कितना होगा, 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और इनका जो ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है, इनका जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल शैल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल इस केस में कितना होगा, 200 करोड़ होगा। तो ये होगा ऑथराइज कैपिटल यदि 200 करोड़ है तो सब्सक्राइब कैपिटल 100 करोड़ होगा, और पीसी जो होगा पेड अप कैपिटल वो 50 करोड़ से ज़्यादा होगा, यही कह रहा है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल का हाफ से ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल होगा, और सब्सक्राइब कैपिटल का हाफ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल होगा, यही कहना चाह रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज। तो शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनी में सबसे पहला बात आता है वोटिंग राइट्स की। तो दोस्तों ये सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें कहा गया है नो पर्सन होल्डिंग शेयर इन बैंकिंग कंपनी सेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर हेल्ड बाय हिम एक्सरसाइज वोटिंग राइट ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि जितने भी वोटिंग राइट हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं एक बैंकिंग कंपनी के, उनका टोटल वोटिंग राइट का 10% आप निकाल लीजिए। क्या कीजिए, समझिए, जो जितने भी शेयर होल्डर हैं बैंकिंग कंपनी के, जिनके पास वोटिंग राइट है, उनका 10% निकाल लीजिए, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो कि एक शेयर होल्ड कर रहा है, उसका उस जो 10% है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब टोटल शेयर होल्डर का जितना वोटिंग राइट है, जितने भी शेयर होल्डर है जिनके वोटिंग राइट है, उनका 10% से ज़्यादा शेयर एक पर्सन का नहीं होना चाहिए। लेकिन आरबीआई चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकती है फेज मैनर में, वोटिंग राइट को 10% से 20% तक,
ठीक है। और दोस्तों शेयर का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है बैंकिंग कंपनी के शेयर का जो ट्रांसफ़र है वो कंपनीज एक्ट में जो लॉ है उसमें उसके अकॉर्डिंगली गवर्न होता है। आपके सामने क्वेश्चन है, द शेयर होल्डर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी कैन एक्सरसाइज मैक्सिमम -% ऑफ हिज टोटल वोटिंग राइट ऑफ ऑल शेयर होल्डर। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी नो सच लिमिट। अभी मैंने बताया कि एक बैंकिंग कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो मैक्सिमम जो है 10% ही टोटल वोटिंग राइट ऑफ ऑल शेयर होल्डर का 10% रख सकता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं यही समाप्त करता हूँ। अगला लेक्चर पेड मेंबर के लिए रहेगा। अब हम लोग एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा। मैं हर एक वीडियो में रिकॉल जरूर करवाता हूँ, वीडियो के शुरुआत में, वीडियो के अंत में। जरा देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया लाइसेंस के रिगार्डिंग क्या नियम है। सेक्शन 22 BRA एक्ट कहता है कि बैंकिंग बिजनेस कमेंस करना है तो एक कंपनी को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट सेक्शन 22 में लिखा गया है। रिविजन करना बहुत जरूरी है। आपने क्या पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाइसेंस का आगे RBI से परमिशन लेना होता है लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी हमने किया था। उसके बाद दोस्तों RBI का डिस्क्रिप्शन है, RBI चाहे तो रिफ्यूज़ करे, ग्रांट करे, ठीक है, लाइसेंस को। फिर सेक्शन 11 BR एक्ट का कहता है कि मिनिमम कैपिटल और रिजर्व कितना होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग फॉरेन बैंक का लाइसेंस है तो फॉरेन बैंक WOS यानी कि होली ऑन सब्सिडरी, उसके लिए उसके होम रेगुलेटर का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जिसमें जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम फॉरेन बैंक को सेटअप करते हैं, RBI ध्यान में रखती है। फिर हमने बताया आपको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक रजिस्टर्ड होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अंडर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, ये सेक्शन 22 के अंदर रजिस्ट्रेशन की करती है। कैंसिलेशन के बारे में बताया कि कैंसिलेशन तब होता है यदि कंपनी जो है बैंकिंग बिजनेस नहीं कर रही है या कंपनी जो है किसी भी कंडीशन से फेल कर गई जो भी इस पर इम्पोज है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि किसी बैंकिंग कंपनी से जिस पे इसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो 30 दिन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है, लेकिन 30 दिन कब से काउंट होगा, जिस दिन से उसका रिजेक्शन शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसके लिए क्या है RBI का परमिशन लेना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि सेम सिटी में, ठीक है, सेम टाउन में, सेम विलेज में यदि ऐसा आप बैंक आप ब्रांच बढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है RBI का परमिशन लेना, लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में बढ़ा रहे हैं, विदेश में बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे RBI का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर दोस्तों RRB के बारे में बताया, RRB का लाइसेंस RBI ही देती है लेकिन उसको आपको रूट करना पड़ता है NABARD के थ्रू। फिर मैंने आपको पेडअप कैपिटल और रिजर्व के बारे में बताया, ठीक है। पेडअप कैपिटल फॉरेन बैंक के लिए क्या बताया दोस्तों, 15 लाख, और यदि मुंबई कलकत्ता में है तो 20 लाख, इतना अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए RBI के पास। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि इनका जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जितना भी इनका प्रॉफिट है उसका 20% जो है वो कैश में या अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी में RBI के पास जमा होना चाहिए। ये मैंने आपको फॉरेन बैंक के लिए बताया। भारतीय बैंक के लिए क्या बताया कि यदि इनका एक से ज़्यादा स्टेट में बिजनेस है तो 5 लाख रुपया, और यदि इनका मुंबई या कलकत्ता में बिजनेस है तो इनको 10 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए इनका एक से ज़्यादा स्टेट में बिजनेस नहीं है, केवल एक ही स्टेट में बिजनेस है, मुंबई कलकत्ता में नहीं है, तो उस केस में 1 लाख रुपया, और जहाँ जहाँ ये अपना सेम डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस बनाते हैं तो 10,000 रुपया, और यदि इन दूसरे स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस बनाते हो तो 25,000 रुपया। और दोस्तों फिर मैंने आपको बताया कि केवल एक ही स्टेट में है जो कि मुंबई कलकत्ता में है तो वहाँ पे 5 लाख रुपया और प्लस 25,000 रुपया जहाँ जहाँ वो मुंबई के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपना ये बिजनेस बढ़ाते हैं। तो उसके बाद शेयर होल्डिंग के बारे में आपको बताया कि वोटिंग जो है किसी एक शेयर होल्डर का वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल वोटिंग शेयर राइट का। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग कमीशन, ब्रोकरेज, डिविडेंड सब कुछ डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अ वेल मैनर, मैंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। इफ़ यू वांट टू अवेल सच टाइप ऑफ PDF, kindly WhatsApp me on this number. I will provide you the detail. Thank you. Please share this video with other CIB aspirants. This might be useful for them. धन्यवाद।